वेलकम टू साइंस एंड फन 9th 10th 11th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। और बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी आने वाली केमिस्ट्री की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी रहे। तो इसमें सबसे पहले हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था, कौन कौन से लॉज दिए गए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बड़ी प्यारी सी थ्योरी जो डाल्टन जी ने दी थी, उस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, फ्रैक्शनल मास क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या होता है, रिलेटिव मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, और आपका ये बिल्कुल ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों ने 9th क्लास में मोल कंसेप्ट पढ़ा था, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आपने नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं, अब पढ़ लोगे। और जिन्होंने पढ़ा था लेकिन उनको समझ नहीं आया था, उनको बिल्कुल से अच्छे से समझ आ जाएगा। ये आपका बेस बनाएगा मोल कंसेप्ट के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, राइट, फॉर योर अपकमिंग क्लासेस जो केमिस्ट्री में आप करने वाले हो। तो इसमें जो मासेस हैं उनको कैलकुलेट कैसे करना है, क्या डिफरेंस होता है ये सभी मासेस में, इनको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे मोल कंसेप्ट के बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, उसको बहुत डिटेल में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, दैट इज पहले तो आता है हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन जी ने हमें एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं जिसको हम एटम्स बोलते हैं, राइट। तो हमें तो पता, हमने तो अभी देख लिया है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। हमने सब कुछ ये चीज़ पता कर लिया। हमने नहीं पता करी, मतलब हमें ये चीज़ पता है। किसकी वजह से पता है? क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करे इस चीज़ पे, राइट। तो डाल्टन जी ने सबसे पहले ये बोला कि मैटर है ना छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है जिसको हम एटोमियो बोलेंगे, दैट मीन्स इनडिविजिबल। वो जो एटम होगा वो इनडिविजिबल होगा, वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। बाद में ये थ्योरी गलत हो गई, ठीक है। बाद में हमें पता लगा एटम इज डिविजिबल, लेकिन शुरू में स्टार्टिंग में उन्होंने इस चीज को शुरुआत किया, वही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। आप एक पॉइंट को शुरू नहीं करोगे तो आपको कॉन्ट्रडिक्ट कौन करेगा? उन्होंने शुरू किया इसलिए किसी और ने कॉन्ट्रडिक्ट किया, उसने एक्सपेरिमेंट किए किसी और ने कॉन्ट्रडिक्ट किए। ऐसे करते करते आज हमें पता है एटम कैसा दिखता है, राइट, ओके। सो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके बेसिस पे उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। तो उस पोस्टुलेट्स को देखते हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, इनडिविजिबल जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, उस तरीके के एटम्स का बना होता है, जो बाद में गलत प्रूफ हो गया। ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, एक गिवन एलिमेंट है आपके पास, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इन सभी की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। मतलब जो आइडेंटिकल होंगे उनकी सेम होंगी, जो एटम्स डिफरेंट है उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो ये चीज़ भी ना बाद में गलत प्रूफ हो गई बिकॉज ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है। बाद में क्या आ गए? आइसोटॉप्स आ गए, आइसोबार्स आ गए, ठीक है। हमें इनके बारे में पता लगा, ठीक है। जैसे कार्बन अपने अलग अलग आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, हाइड्रोजन H1, H2, H3, हाइड्रोजन, देन ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये 3 हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता लगता है? प्रोटियम 1 वाला प्रोटियम होता है। तो इन चीज़ों से हमें क्या पता लगता है कि ये भी बाद में गलत प्रूफ हो गया पोस्टुलेट, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने ये सारे पोस्टुलेट, अगर आपसे कोई पूछे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है तो ये सारी चीज़ें बोलती है। ड्रॉबैक्स पूछे तो आपने बताना है कि बाद में ये सब चीज़ें गलत प्रूफ हो गई। थर्ड आता है बेटा, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स एंड डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो। जब फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इस बेसिस पे है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये कौन सी की बात कर रहा है कि रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं सिर्फ एटम्स? ऐसा नहीं है कोई एटम इजाद हो गया, पैदा हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ रीऑर्गेनाइज हो जाएंगे एटम्स आपस में और वो रिएक्शन हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है बेटा? यहाँ पे बात कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
और यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा है, राइट। तो ये थी हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अभी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। एक एक करके सभी मासेस को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो पहला आता है एटॉमिक मास। जैसे कि आप नाम से देख पा रहे हो, मास ऑफ एक एटम, एक सिंगल एटम का। देखो उस टाइम पे क्या होता था, आजकल तो हमारे पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, ठीक है, जिसमें हम एक एटम का मास भी पता कर सकते हैं। बट उस टाइम पे जब केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी तब एटम के बारे में पता ही लगा था। तो उस टाइम पे एटम, एक सिंगल एटम का मास निकालना काफ़ी मुश्किल हुआ। तो कैसे निकाले? अगर हम यहाँ से चांद तक का जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली यहाँ से मेजर तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए बहुत डिफरेंट चीज़ें करी जाती है, जिसमें हम अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस देखते हैं किस तरीके से मेजर करें। उसी तरीके से आप माइक्रो लेवल पे जिस चीज़ को मेजर नहीं कर पाते, जब हम किसी चीज़ को मेजर नहीं कर पाते ना, तब हम उसका तोलना किसी और से करनी शुरू कर देते हैं। वही चीज़ इन्होंने करी थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मास ऑफ एक एटम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था उस टाइम पे, तो उन्होंने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश करी कि उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते जाएंगे, उस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते करते हम सभी एलिमेंट्स का मास निकाल लेंगे। तभी वो स्टैंडर्ड क्या सेट करना था, ये दिमाग में बड़ी उलझन थी कि कौन सा स्टैंडर्ड सेट करा जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड चीज़ होगी, उस स्टैंडर्ड चीज़ के साथ आप कोई नए नए एलिमेंट्स को क्या करोगे, उसकी बैलेंसिंग करोगे। तो पहले आपने कोई भी लेट इट बी एक्स एलिमेंट लिया, फिर आपने वाई एलिमेंट लिया, ठीक है, फिर आपने जेड एलिमेंट लिया, तो उस अकॉर्डिंग आप सभी के मासेस यहाँ पे कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी डेली लाइफ से उठाते हैं, आपके पास मैं बोलूँ आपने यहाँ पे क्या रख दिया, अपनी बुक रख दी, ठीक है, आपने यहाँ पे अपनी बुक रख दी। अभी आप उस बुक के कंपैरिजन, बहुत सारे पेन्स हैं, ठीक है, जैसे एक पेन आपने लिया, फिर आपने दूसरा पेन लिया, वो भी नहीं हो रहा, फिर आपने तीसरा, चौथा, ऐसे आपने 15-20 पेन ले लिए और आपने एंड में देखा ये बैलेंस तब होता है एक बुक जो है वो किससे बैलेंस हो रही है, 20 पेन से बैलेंस हो रही है, ठीक है। एक बुक के कंपैरिजन में मेरे को 20 पेन रखने पड़ रहे हैं, तो ये क्या है, बैलेंसिंग कर रहे हैं। वैसे ही हम यहाँ पे हमने बुक को स्टैंडर्ड लिया है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी और चीज़ को स्टैंडर्ड मानेंगे, ठीक है। वो और चीज़ क्या होगी, अभी ये सोचने वाली बात थी। माइक्रो लेवल पे कोई और चीज़, मतलब किसी एटम को स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड माना जाता है किस चीज़ को, हाइड्रोजन को। सबसे पहले हाइड्रोजन को, देखो यार, हमेशा हाइड्रोजन जो है उसको एज अ स्टैंडर्ड लिया जाता है, ठीक है। आप आगे जाके फर्दर चैप्टर्स जब पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। लोएस्ट एटॉमिक नंबर है इसका, तो इसकी वजह से इसको हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड ले लिया जाता है, इजी रहता है, सबसे छोटा है ये। तो हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना, उनको लगा कि अब तो काम बन जाएगा, बट काम नहीं बना, क्योंकि जब हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड देखा ना तो इनके पास फ्रैक्शनल आ रहे थे एटॉमिक मासेस, मतलब फ्रैक्शन में आ रहे थे, और हमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना था, ठीक है। हमें 1.56 इस तरीके से मास नहीं चाहिए था, हमें मास चाहिए था 1 2 3 4, सीधा नॉर्मल नंबर्स में, डिजिट्स में मास चाहिए था, फ्रैक्शंस में नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने सोचा कि हाइड्रोजन को नहीं लेते एज अ स्टैंडर्ड। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को एक स्टैंडर्ड की तरह लिया, राइट। ऑक्सीजन को इन्होंने एक स्टैंडर्ड की तरह लिया, तो ठीक है, मासेस तो सभी के निकल आए, बट पंगा क्या पड़ा इसके बाद, हमें पता है ऑक्सीजन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, 2 आइसोटॉप्स होते हैं, O16 एंड ऑक्सीजन 18, ठीक है। हमारे पास 16 एंड 18 आइसोटॉप्स होते हैं ऑक्सीजन के।
तो उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम पे इनको आइसोटॉप्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, बट उसके बाद जब उन्होंने देखा गड़बड़ क्या आनी शुरू हो गई, इन्होंने उस टाइम पे कंसिडर नहीं किया आइसोटॉप्स को। उसके बाद जब कंसिडरेशन के बाद ये बताने लग गए कि नहीं नहीं हम तो ऑक्सीजन 16 वाले आइसोटॉप की बात कर रहे थे, हम इसकी बात नहीं कर रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। इस वजह से इस चीज़ को भी इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया कि अभी ना हम कोई और एटम ही लेते हैं, कोई और एलिमेंट ही लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम आइसोटॉप्स को भी कंसिडर करेंगे ताकि फर्दर कोई कंफ्यूजन ही ना आए। आप एक बार ही कहीं पे कुछ गलती कर दो ना, आपको वो जगह छोड़नी पड़ जाती है कि यार छोड़ो, कोई नई शुरुआत करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी और वहाँ पे उन्होंने सोचा छोड़ो, ऑक्सीजन को रहने ही देते हैं, हम कार्बन को ले लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने नेक्स्ट हमारे पास क्या किया, जो हमारा फाइनल था जिसको आप पढ़ते हो कि इन्होंने स्टैंडर्ड किस चीज को लिया, कार्बन को लिया। और कौन से कार्बन को, अभी इन्होंने स्पेसिफाई किया कि हम कार्बन 12 आइसोटॉप को ले रहे हैं एज स्टैंडर्ड, ठीक है। किस चीज को एज स्टैंडर्ड ले रहे हैं, कार्बन 12 आइसोटॉप को एज स्टैंडर्ड ले रहे हैं जब हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो कार्बन 12, यहाँ पे कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, इसमें से किसी को भी इन्होंने एज स्टैंडर्ड नहीं लिया, क्योंकि अभी क्लैरिफिकेशन थी कि हम जब मास कैलकुलेट कर रहे हैं तब हमने सिर्फ कार्बन 12 की ही बात करनी है। तो इसके बाद फर्दर कंफ्यूजन्स नहीं आई और ये चीज़ आज तक ऐसे ही चलती आ रही है, बहुत बढ़िया चलती आ रही है, राइट। सो अभी हमारा कौन सा स्टैंडर्ड फिक्स हो गया, कार्बन 12 हमारा आइसोटॉप स्टैंडर्ड फिक्स हो चुका है। इसके साथ हमने क्या करना है, बाकी सारी चीज़ों को देखना है कि कितनी बैलेंसिंग बन पा रही है, ठीक है। तो ऐसे करते करते इन्होंने क्या किया, फर्दर ऐसे करते करते इन्होंने क्या किया, सपोज कर लो मैं नाइट्रोजन की बात कर रही हूँ, नाइट्रोजन का मास हमें पता है कितना होता है 14, ठीक है, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, राइट। तो इसके पीछे ना हम क्या लिख देते हैं, इस सभी के पीछे हम क्या लिखते हैं, नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 14U, ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 16U। नाउ व्हाट इज दिस U, इस U का क्या मतलब है, दिस U इज यूनिफाइड मास, जिसको हम AMU भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो इसको AMU भी बोला जाता है, U भी बोला जाता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, आजकल हम U लिखते हैं, ठीक है, ओके। तो इस U का क्या मतलब होता है, U का मतलब होता है कि हम एक एटम का मास बता रहे हैं, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास बता रहे हैं। तो ये निकाला कैसे बेटा, इसको कैसे निकाला गया, जैसे हम बात करते हैं 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना आया, दैट कम्स आउट टू बी हमारे पास 14 आया। और U क्या है बेटा आपके पास, हमने ये चीज, ये तो अब इसके ये चीज एक्चुअल में बाद में आई है, ठीक है। पहले इन्होंने क्या करा, नाइट्रोजन लिया, ठीक है, एक जगह पे यहाँ पे कार्बन 12 ले लिया, एक जगह पे यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिया। तो इन्होंने क्या देखा, एक एटम ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर है, 1/12 इंटू C12 आइसोटोप का मास, ठीक है। अगर हम कार्बन 12 को, जिसको हमने स्टैंडर्ड माना था, उसको डिवाइडेड बाय 12 कर दें तो वहां पे उसको हम अगर 14 टाइम्स करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन का मास आता है। आपके पास कार्बन 12 आइसोटॉप है, उसको 12 टाइम्स डिवाइड कर दो, 12 गुना कर दो और 12 टाइम्स डिवाइड कर दो, और उसके बाद आप क्या करो, उसको 14 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आता है, नाइट्रोजन का मास आता है। इसी तरीके से 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का उन्होंने क्या देखा कि अगर हम इसको तोलते हैं किसके साथ, 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप, तो आपको कितने 1/12, जो आपका 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स का सपोज कर लो कुछ मास आता है, उस मास को अगर हम 16 टाइम्स कर देते हैं, कितना टाइम्स कर देते हैं, 16 टाइम्स कर देते हैं, तो आपके पास एक ऑक्सीजन एटम का मास आ जाता है, ठीक है, ओके। तो बेटा जैसे यहाँ पे हम इस चीज़ की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आपके पास 1/12 इंटू कार्बन 12 आइसोटॉप, ठीक है, कार्बन 12 आइसोटॉप का 1/12 हिस्सा यहाँ पे रख लिया, ठीक है, ये हिस्सा यहाँ पे रख लिया। और ऐसे ही इन्होंने अगर 14 हिस्से रखते हैं तो वो एक नाइट्रोजन एटम बैलेंस हो जाता है,
ऐसे ही अगर ये 16 हिस्से रखते हैं तो एक ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाता है। ऐसे ही अगर ये 12 हिस्से रखते हैं तो एक कार्बन एटम बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे एटॉमिक मासेस जिसकी भी बात करते रहो। ठीक है, हर एटॉमिक मास, जैसे हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम में अगर ऐसे ही 23 हिस्से रखे जाते हैं तब हमारे पास सोडियम का बैलेंस होता है। मतलब उन्होंने, जैसे आप एक टॉफी है आपके पास, आप यू हैव वन टॉफी, आप उसको 12 से 12 हिस्सों में काट दो। ठीक है, आपके पास एक टॉफी है। ठीक है, इस टॉफी को आप क्या करो, 12 हिस्सों में काट दो। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये रही आपकी एक टॉफी। ठीक है, तो इसका जो एक हिस्सा है ना, इसका एक हिस्सा, दिस हिस्सा, इस हिस्से को मैंने क्या रखा, इस जगह पे रखा। इसके इस हिस्से को, टॉफी के इस हिस्से को मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इस हिस्से को मैंने यहाँ पे रख दिया। दिस इज 1/12 ऑफ दैट टॉफी। ठीक है, अभी इसको अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास नाइट्रोजन का आ जाता है। इसको अगर मैं 16 टाइम्स इस हिस्से को रखती हूँ, ठीक है, अगर मैं 16 बार इस हिस्से को यहाँ पे रखती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, ऑक्सीजन का मास आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे 12 टाइम्स इस हिस्से को रखती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, कार्बन का मास आ जाता है। अगर यहाँ पे मैं 23 टाइम्स इस हिस्से को रखती हूँ तो मेरे पास सोडियम का मास आ जाता है। ठीक है, तो आपने कार्बन 12 आइसोटोप का 12th हिस्सा रखा और उसको कितने टाइम्स रखोगे, दैट डिटरमाइंस आपका एक पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक मास क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा बहुत सारे एटॉमिक मासेस जो है वो देखे गए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अभी हमने ये तो चीज़ देख ली कि यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है 1 atom of nitrogen is 14 times of what, 1/12। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये वाली चीज जो है उस टॉफी का 12th हिस्सा, टॉफी क्या है, कार्बन 12 आइसोटॉप है। ठीक है, तो उस टॉफी का वो 12th हिस्सा जो है ना वो कॉमन आ रहा है हर जगह पे। वो जो 12th हिस्सा है, जो हमने इतना सा हिस्सा रखा है, वो हर जगह कॉमन आ रहा है। और जो चीज कॉमन हो जाती है उसको हम एक नाम दे देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप, इसको इन्होंने क्या बोल दिया, दैट इज इक्वल्स टू 1 AMU। इन्होंने बोल दिया ये एक एटॉमिक मास यूनिट है जिसको हम रखेंगे और उसको हम देखेंगे कितने हिस्से ऑफ दैट यूनिट जो है हमें एटॉमिक मास दे रहा है। ठीक है, इन्होंने इसको एक यूनिट की तरह, एक स्टैंडर्ड की तरह रख लिया कि कार्बन 12 आइसोटॉप का जो 12th हिस्सा है वो हमें बताएगा सभी एटम्स का। उसको अगर हम 10 बारी लिखेंगे तो उस चीज का मास हो जाएगा 10। उसको अगर 50 बारी लिखेंगे उस चीज का मास हो जाएगा 50। तो बेटा सपोज करो, अभी मैं तुम्हें फिर से एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, सेम ही एग्जाम्पल है। आपके पास एक X एटम है। ठीक है, आपके पास एक X एटम है। इस एटम को आपने रख दिया इस तराजू में, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने इस एटम को रख दिया। अभी आपको मैंने क्या बताया कि आपने हमेशा जब इस X एटम को किसके साथ बैलेंस करवाना है, किसके साथ बैलेंस करवाना है, आपके पास कोई भी चीज है, ठीक है, सपोज ये मेरे पास स्क्वायर है या कोई टॉफी है, तो इसको हम क्या करेंगे, 12 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो इसका जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, दैट इज, ये क्या है इसका, 1/12 ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल। ठीक है, इस रेक्टेंगल का, इस टॉफी का एक 1/12 हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसी को मैं कार्बन 12 आइसोटॉप मान लूँ, तो ये क्या है, 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप है। ठीक है, ये वो वाला हिस्सा है और इसी हिस्से को हम क्या बोलते हैं, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसी हिस्से को हम 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। अभी इस हिस्से को, ये जो हिस्सा यहाँ पे आया है, इसको अगर मैं रेड से फिल कर देती हूँ, इस हिस्से को मैंने क्या कर दिया, एक हिस्से को यहाँ पे रखा, ये बैलेंस नहीं हुआ।
मैंने 2 हिस्से को यहाँ पे रखा, बैलेंस नहीं हुआ, 3 को रखा, बैलेंस नहीं हुआ, 4 को रखा, बैलेंस नहीं हुआ। ऐसे करते 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 मैंने फॉर एग्जाम्पल 32 यूनिट्स को, 32 हिस्सों को, ये जो यहाँ पे मैंने काटा था कार्बन 12 आइसोटॉप को मैंने 12 टाइम काटा और उसका एक यूनिट उठा लिया जिसको मैं 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलती हूँ। उस हिस्से को मैंने यहाँ पे कितनी बार रखा, 1 बारी रखा, 2 बारी रखा, 3 बारी, कुछ बैलेंस नहीं हो रहा था, ये हमेशा नीचे की तरफ जाता जा रहा था, ये ऊपर था। तो इसको ऐसे बैलेंस करने के लिए मेरे को कितने हिस्से रखने पड़े, 32 हिस्से रखने पड़े। इसका क्या मतलब है कि ये जो X एटम है इसका मास क्या होगा, 32, किसका कितने 32 रखे आपने, 32 AMU रखे, तो आप लिख दोगे 32 AMU, ये आप लिख दोगे 32U। और ये 32 क्या है, ये AMU क्या है, 32 इंटू 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। ठीक है, तो इसी चीज को देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्या है, कुछ नहीं है, बस इसका एक हिस्सा निकाल के आपने इसको बैलेंस करा। ठीक है, तो दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। इस तरीके से हमने सारे एटम्स के मासेस निकाले कि इनका क्या कुछ मास होगा। तो हमारे पास ये एक्स एटम क्या है जिसका एटॉमिक मास क्या है, 32, दैट इज सल्फर। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सल्फर की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये था बेटा आपके पास एटॉमिक मास यूनिट, राइट। सो दिस इज एक एटम का आपने निकाला, दैट इज आपके पास फॉर एग्जांपल, अभी हम एग्जांपल लेते हैं, अभी आपने बताना है मुझे, आपने बताना है मुझे ये चीज, आई होप सो आपको क्लियर हो गई हो। अगर मैं यहाँ पे 14U बोल रही हूँ नाइट्रोजन का, इसका क्या मतलब है, 1 एटम की बात कर रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये बात कर रहा है कि 14 टाइम्स 1/12 ऑफ दैट कार्बन 12 आइसोटॉप जो है उस मास, वो किसका मास है, नाइट्रोजन का मास है। अगर मैं बोलती हूँ ऑक्सीजन 16U है, इसका क्या मतलब है, 16 इंटू 1/12 ऑफ दैट इज कार्बन 12 आइसोटॉप। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज बेटा आती है, बड़ी कैलकुलेटिव चीज है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास कार्बन 12 आइसोटॉप का मास। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटॉप का अगर हम इसका एक्चुअल मास देखें तो इसका मास कितना आता है, कोई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी के साथ बैलेंस करके देख रहे हैं। अगर हम सिर्फ कार्बन 12 आइसोटॉप्स का, ठीक है, सिर्फ एक आप मतलब उस टॉफी का, जो टॉफी की मैं बात कर रही थी, उस टॉफी का मास देख लो कितना है। ठीक है, ये वाली टॉफी हमारी काफी छोटी है तो इसका मास बहुत ही ज्यादा छोटा है, 1.99 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतना इसका मास है। तो कहता है जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 1 AMU, ये क्या है, आपके पास 1 एटॉमिक मास यूनिट है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ दैट कार्बन 12 आइसोटॉप का मास, और उस कार्बन 12 आइसोटॉप का मास है 1.99 इंटू 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा नंबर 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। तो बेटा इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स। तो आपसे पूछा जा सकता है 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू क्या होती है, 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू क्या होती है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, राइट। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इसके बाद आता है आपके पास, यहां तक आई थिंक आपको सारा एटॉमिक मास यूनिट समझ में आ गया होगा। इसको एक बारी कंक्लूड कर लेते हैं। क्या कंक्लूजन है, जब हम लिखते हैं नाइट्रोजन का मास 14U, इसका क्या मतलब है, 14U का क्या मतलब है, 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप का मास। और बेटा इसका मास कितना इन्होंने बताया है, 14 इंटू 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻23, और ये आपके पास आ जाता है 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है इसका मास इन ग्राम्स। ठीक है, अगर हम ग्राम्स की बात करते हैं, 1 एटम की बात करते हैं, एक एटम का कितना मास है। अभी इस चीज के चक्कर में हमें ना पढ़ना पड़े, इसी वजह से हमने सीधा का सीधा क्या लिख दिया है कि 14U इज द मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, ताकि आपकी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाए, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाए। इस वजह से आपको इस चीज को समझना पड़ रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट,
नेक्स्ट आता है रिलेटिव मास क्या होता है। रिलेटिव मास का क्या मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला है नाइट्रोजन का 14U है, तो नाइट्रोजन का कितना मास है, दैट इज 14 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, अगर मैं मास ऑफ नाइट्रोजन को एटॉमिक मास यूनिट से डिवाइड करती हूँ, दैट इज रिलेटिव मास, 1 AMU से डिवाइड करती हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14U डिवाइडेड बाई U, दैट इज 14। और इसके कोई भी यूनिट्स नहीं होते, इसके कोई भी यूनिट्स नहीं होते, जस्ट आपको रिलेटिव में देखना होता है कि एटॉमिक मास यूनिट के एक यूनिट के कंपैरिजन में इसका कितना मास है। एक यूनिट के कंपैरिजन में कितना होगा, 14 इज दी मास, ठीक है, उसका रिलेटिव मास। और ये क्योंकि कैंसर हो जाता है, हम इसकी रेशो निकालते हैं, तो इसके कोई यूनिट नहीं होता। और इसका एज सच ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि रिलेटिव मास यूनिट क्या आ गया, ये कई नई चीज़ आ गई, ये क्या है, सिर्फ आपने आपने किसी के कंपैरिजन में उस चीज़ को देखा। रिलेटिव स्पीड हम क्या देखते हैं, किसी के कंपैरिजन में देखते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट क्या होता है, उसका खुद का, रिलेटिव इज किसी के कंपैरिजन में। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है बेटा एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज हम तभी निकालते हैं ना, फॉर एग्जांपल जब आप फिजिक्स पढ़ते होते तो आप क्या देखते थे, एवरेज स्पीड। आप बोलते थे यहाँ पे इसकी स्पीड S1 है, फिर ये इधर गया इसकी स्पीड S2 है, फिर इधर गया इसकी स्पीड S3 है। हम ऐसे ही बोलते थे कि यहाँ पे इतना टाइम चले तो इसकी स्पीड S1 है, इतना टाइम चले तो उसकी स्पीड S2 है, इतना टाइम चले तो उसकी स्पीड S3 है। फिर उसके लिए हम एवरेज निकालते थे। मतलब चीज़ें अलग अलग होंगी तभी एवरेज निकालेंगे ना। तो अलग अलग चीज़ों का क्या मतलब है, यहाँ पे आइसोटॉप्स की बात हो रही है। आइसोटॉप्स का क्या मतलब है, जैसे बेटा हमारे पास क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। मेरे को एग्जैक्ट वैल्यूज तो नहीं पता, ठीक है, बट आपको इसकी रेशो का बता देती हूँ। रेशो इसकी होती है 3:1 में। जो इसके दो आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, तो ये 3:1 में होते हैं, ठीक है। दिस इज इन रेशो 3 और ये रेशो 1 में होता है। तो जब हम इसका एवरेज, क्योंकि इसमें 35 मास 3x में है, फॉर एग्जांपल ये x 3x में है और ये 1x में है, ठीक है, इतनी रेशो में है ये, राइट। तो अभी मैं इसका एवरेज कैसे निकालूं, मुझे नहीं पता कि इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में मेरे पास कितना क्लोरीन है, कौन सा क्लोरीन है और कितना अमाउंट उसका प्रेजेंट है, मुझे नहीं पता ये, ठीक है। तो मैं एक एवरेज निकाल लूंगी। एवरेज आप कैसे निकालते हो, एवरेज आप इस तरीके से निकालते हो कि जो 3x है, 3x इज दी अमाउंट ऑफ क्लोरीन 35 प्रेजेंट, ठीक है, और इसका मास है 35 प्लस 1x क्या है आपके पास, अमाउंट ऑफ क्लोरीन 37 प्रेजेंट इनटू आपके पास क्या है, इसका मास है 37, राइट। सो बीच में आप डाउन में क्या लिख दोगे, दोनों की रेशो का सम लिख दोगे, तो आपके पास बेटा ये x तो कट ही जाएगा, आपके पास आ जाएगा 35 इंटू 3 प्लस 37 और नीचे आ जाएगा 4 और दिस कम्स आउट टू बी 35.5, अप्रोक्सीमेटली 35.4 समथिंग आता है, तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली 35.5 लिख देते हैं। तो जब भी आप क्लोरीन का मास देखते हो ना, क्लोरीन का आप मास लिखते हो 35.5, ना आप 35 लिखते हो ना आप 37 लिखते हो, ठीक है, क्योंकि इसकी अबंडेंस इस रेशो में होती है, तो इसलिए हम इसका एवरेज एटॉमिक मास लिखते हैं। ओके, ठीक है, तो ये था एवरेज एटॉमिक मास। जब हम आइसोटॉप्स की बात करते हैं तब हम एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं, राइट। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट, आपके पास नेक्स्ट आता है, अभी तक हमने 3 देखे। पहले तो हमने एटॉमिक मास यूनिट देखा जो बेस बना रहा है इस चीज का, फिर उसी एटॉमिक मास से डिफरेंट चीजें आती है। पहले हमने देखा रिलेटिव क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल उसको डिवाइड कर देते हैं और आपके पास 9 यूनिट्स करके, अगर आपने 14U लिखा है दैट इज एटॉमिक मास, अगर आपने 14 लिखा है दैट इज रिलेटिव मास, ठीक है। ये तो था एटॉमिक मास एंड रिलेटिव मास के बीच में डिफरेंस। और अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो एवरेज एटॉमिक मास, जैसे मैंने क्लोरीन का निकाला, उसके आइसोटॉप्स की अबंडेंस 3:1 में थी, तो क्लोरीन को हम उसके अबंडेंस मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है उस चीज में, इसलिए हम उसके एवरेज एटॉमिक मास को कंसिडर करते हैं। नाउ ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, अगर आपके पास 14U है तो उसको आप क्या लिख दोगे, दिस इज ऑफ 1 एटम। अगर आप सेम न्यूमेरिक वैल्यू
जो उसके एटॉमिक मास की है उसकी सेम न्यूमेरिक वैल्यू के पीछे U की जगह ग्राम लगा देते हो, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या है आपके पास? ग्राम एटॉमिक मास है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे U की जगह क्या लगा देते हो? ग्राम लगा देते हो, तो आपके पास सेम न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, दैट इज 14। आपके पास सिर्फ आपने G बदला, U की जगह G लगा दिया, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो बेटा इसके अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 16 U की बात कर रहे हो, दिस इज एटॉमिक मास। अगर आप बोल रहे हो 16 ग्राम, तो आप किसकी बात कर रहे हो? ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हो। इसमें न्यूमेरिक वैल्यू सेम लेती है लेकिन यूनिट्स बदल जाते हैं, U की जगह हम G लिख देते हैं ना। मैम इसका मतलब क्या है? ये तो हो गया एक क्रैमिंग करना कि हाँ ठीक है U की जगह G लगा दो, वो ग्राम एटॉमिक मास है। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे हम एक एटम की बात कर रहे हैं ना, और यहाँ पे हम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात करते हैं। माइंडेड एटम्स की बात करते हैं, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। मतलब इसमें क्या है? इसमें एक एटम की बात कर रहे हैं और इसमें हम ये फिक्स होती है, इसको एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम फर्दर इसको पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। फर्दर हम इसको मोल कंसेप्ट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, हमेशा फिक्स रहता है। अगर आप 14 U की बात करें, मतलब अगर वो चीज़ U में है तो 1 एटम की बात कर रहे हैं, अगर ग्राम में है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात कर रहे हैं, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। अगर आपकी इसकी डेफिनेशन पूछी जाए, दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस in grams whose numeric value is equal to the atomic mass of that substance, ठीक है। उसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है एटॉमिक मास के इक्वल है, बट हम यहाँ पे मास ग्राम में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एटम का तो मास हम 16 ग्राम मतलब आप इसको लैब में यूज कर सकते हो, ठीक है। 16 ग्राम आपने उठाया तो उसमें कितने होंगे? अगर आपने सेम न्यूमेरिक वैल्यू उठाई, अगर किसी चीज का फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सोडियम की बात करते हैं, हमें पता है सोडियम का एटॉमिक मास है 23U। अगर आपने लैब में जाके सोडियम के उठाए 23 ग्राम, इसका क्या मतलब है? आपने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को उठाया है वहां पे, क्योंकि वो ग्राम में है तो हमें वो विजिबल है, एक एटम हमें विजिबल नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज ग्राम एटॉमिक मास, ओके। नाउ नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? दिस इज सम, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं if we are talking about C6H12O6, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपने 9th क्लास में बहुत बार कैलकुलेट करा है, ठीक है। C6H12O6 दिस इज मॉलिक्यूलर मास। दिस मीन्स सभी एटम्स को, इसमें क्या है आपके पास क्या दिख रहे हैं? 3 कार्बन के एटम हैं, सॉरी 6 कार्बन के एटम हैं। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि आपके पास 6 कार्बन के एटम हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है? जितने भी एटम्स उसमें प्रेजेंट है उसको सम कर देना है, तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे 6 इंटू आप क्या करोगे? यहाँ पे AMU में ही आप इसको निकालोगे, ठीक है। AMU एटॉमिक मास होता है, तो हम इसको मॉलिक्यूलर मास को तभी हमने U लिख देते हैं, ठीक है। तभी हम AMU की जगह आजकल U यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? एटॉमिक मास को यहाँ पे पुट कर रहे हो, तो यहाँ पे एटॉमिक मास को पुट करो। दिस इज कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12U, ठीक है, प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बेटा होता है 1U एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? दिस विल बी, या आप खुद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है। इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। CH3 का कैलकुलेट करके मुझे बता देना। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा, ये आपका होमवर्क है, ये आपने ना 9th क्लास में करे हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ आपने किस किस का कैलकुलेट करना है। CH3 का कैलकुलेट कर लेना, देन उसके बाद कैलकुलेट करना आप NH3 का कैलकुलेट करके मुझे बताना, Na2
Na2CO3 का आप कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। तो इसमें से मैंने सभी के एटॉमिक मास आपको बता दिए हैं, स्टिल मैं साइड पे लिख देती हूँ। कार्बन का होता है 12U, ऑक्सीजन का होता है 16U, सोडियम का होता है 23U, हाइड्रोजन का होता है 1U, नाइट्रोजन का होता है 14U। और आपका आंसर किस में आएगा? U में ही आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एटॉमिक मासेस को फिल कर रहे हैं, तब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास बन रहा है, ठीक है। तो आपने इन सभी को मेरे को कैलकुलेट करके बताना है, A, B, C एंड D, ओके, राइट। सो बेटा नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको कैलकुलेट करना है NaCl का, आपको NaCl का मास कैलकुलेट करना है, तो आप बोलोगे ठीक है मैम इसमें तो सेम वही चीज लगेगी, चीज वही लगनी है। आपने यहाँ पे क्या करना है, एक Na का और एक Cl नेगेटिव का, ठीक है। इसका आपने क्या करना है, मास लगा देना है, आपके पास आ जाएगा 23 + 35.5, ठीक है। वो तो सेम चीज आपकी आ जाएगी, लेकिन इसको हम मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते, इसको हम बोलते क्या है, फॉर्मूला यूनिट मास। इसका नाम बदल जाता है क्योंकि जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, आयनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये लैटिस की फॉर्म में होते हैं। जो आयनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ लैटिस, ठीक है। बड़े बड़े लैटिस की फॉर्म में होते हैं, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। लैटिस की फॉर्म में होते हैं इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक दीवार है ना, एक दीवार है, इसमें जिस तरीके से ईंटें लगी होंगी इसके अंदर, उस तरीके से लैटिस की तरह ये होते हैं। इस वजह से हम उसमें एक फॉर्मूला को निकाल लेते हैं। हम जैसे एक ईंट को बाहर निकाल लें ना, उस ईंट का मास हम देखें, उस तरीके से होता है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे Na पॉजिटिव है, यहाँ पे Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इस तरीके से ये लैटिस की फॉर्म में होते हैं, राइट। तो आपको सॉलिड स्टेट में होता है, ये आपको 12th में वैसे तो कट चुका है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि इस तरीके से लैटिस की फॉर्म में होते हैं। और इसमें हम एक फॉर्मूला को उठा लेते हैं, जो बेसिक फॉर्मूला है कि मतलब एक नाइट्रोजन को, सपोज कर लो इस पूरे लैटिस में 30 सोडियम एटम है और हमारे पास 30 क्लोराइड एटम है। इसका क्या मतलब है, 30 सोडियम कैटायन को 30 क्लोराइड एनायन चाहिए हैं, तो एक सोडियम को एक क्लोराइड चाहिए होगा। इस तरीके से हम क्या फॉर्मूला बना देते हैं, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, दैट इज वन फॉर्मूला फ्रॉम दैट लैटिस। इसी वजह से इसको मॉलिक्यूल की तरह नहीं देखते, दिस इज नॉट मॉलिक्यूलर मास। तरीका सेम है निकालने का, बट हम इसे बोलते क्या है, फॉर्मूला यूनिट मास, ओके, बोलते क्या है इसे, फॉर्मूला यूनिट मास। नाउ बेटा नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है, एक मिनट, हम थे यहाँ पे, यस हम थे यहाँ पे। उसके बाद आता है मोलर मास। नाउ मोलर मास क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल कंसेप्ट में मोलर मास के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मोलर मास क्या होता है, जो मैंने आपको चीज़ बताई ना, दिस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, जो मैंने आपको बताया, इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। इसको बेटा एक्चुअल में होता क्या है, इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, 1 मोल। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम बड़ी आपके एनसीईआरटी में भी यही एग्जांपल दी जाती है कि हमने बनानास लेने जाना है, तो हम क्या बोलते हैं वहां पे, दर्जन दे दो, एक डजन दे दो, दर्जन दे दो। तो उसका क्या मतलब है, अगर आप एक डजन बोलोगे, एक दर्जन बोलोगे, उसका क्या मतलब है, यू आर आस्किंग अबाउट 12 बनानास। अगर आप बोलोगे आधा दर्जन दे दो, तो आप वहां पे क्या बोल रहे हो, आधा दर्जन का क्या मतलब है, 6 बनानास की बात कर रहे हो। तो ये सभी को पता है कि अगर आप एक दर्जन की बात कर रहे हो उसमें 12 बनानास होते हैं, राइट। उसी तरीके से डजन मैटर, अभी उस पर मैटर नहीं करता है ना, उसमें ये चीज मैटर नहीं करती कि जो बनानास हैं वो कितने बड़े हैं कितने छोटे, इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। उसी तरीके से, उसी सेम तरीके से डजंट मैटर जो एटम है वो कितना भी छोटा हो, चाहे वो एटम हाइड्रोजन का हो, चाहे वो एटम नाइट्रोजन का
चाहे वो एटम ऑक्सीजन का हो हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मॉलिक्यूल हो H2O का, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें किस चीज से फर्क पड़ता है, अगर वो एटम जो है कितने नंबर में है, दैट इज इन द नंबर ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23, तो वो क्या है हमारे पास 1 मोल है। ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमने उनका मास कैलकुलेट नहीं करते, हम यहाँ पे हम मास के बेसिस पे नहीं चलते। जब हम बनाना अगर हम कोई और सब्जी खरीद रहे हैं तो हम बोलते हैं पाया दे दो, दर्जन पाया दे दो, किलो दे दो, तो वो क्या करता है, उसको वे करता है। जब आप बनानास लेने जाते हो वो वे नहीं करता, आप बोलते हो आधा दर्जन दे दो, वो 6 किलो निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, वो वे नहीं करने बैठेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, उसी चीज को मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आपने मास में नहीं जाना कि जिसका मास बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसमें भी हम उतने ही एटम्स को कंसिडर करेंगे, उतने ही एटम्स को कंसिडर किया जाएगा, डजंट मैटर उसका मास जितना मर्जी हो। तो हम क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज अ वेरी बिग अमाउंट, 10⁻23 बहुत ही बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो इस अमाउंट को, इतने एटम्स को अगर मैं कंबाइन कर लेती हूँ तो मेरे पास 1 मोल बनता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। ठीक है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का 1 मोल बनता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज 1 मोल, दिस इज 1 मोल। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम है। इसका क्या मतलब है, मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम है। तो मैंने ये बता दिया 1 मोल ऑक्सीजन एटम है। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब आप 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास निकालते हो, मतलब आप इतने ऑक्सीजन एटम्स का मास निकालते हो, उसे हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। मैंने आपको क्या बताया था कि इतने एटम्स का मास अगर आपको निकालना है, मतलब आपको इतने एटम्स का, आपको सिर्फ U की जगह G लगा देना और आपका काम बन जाएगा। मतलब उसको इज्जत दे देनी है, क्योंकि अभी बहुत भारी जनता में आ गया। इसको कैसे हमें, U मतलब अकेला है। ठीक है, U मतलब अकेला एटम यहाँ पे ताकतवर खड़ा है, तो हम उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ठीक है, एक ही एटम है, क्या ही कर लेगा। अभी अगर वैसे ही उतने ही साइज के, अगर हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतनी ज्यादा जनता आ जाए, तो हम हाथ जोड़ देंगे उसके सामने कि तुम तो जी हो, तुम तो महान हो, उसको रिस्पेक्ट दे देंगे। तो हमने क्या करना है, सिर्फ जब वहां पे जनता बहुत ज्यादा हो गई तो U की जगह G लगा देना और आपका काम बन जाएगा। उसी को हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। इन केस ऑफ एटम्स, अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं बात कर रही हूं H2O मॉलिक्यूल की बात कर रही हूं, बेटा मॉलिक्यूल है, ठीक है तो ये एक साथ आपस में इकट्ठे ही चलते हैं। एक फैमिली की बात कर रही हूँ, यहाँ पे एक सिंगल इंसान की बात कर रही थी, यहाँ पे एक फैमिली की बात कर रही हूँ जो हाथ पकड़ के चल रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन, सेंटर में ऑक्सीजन, ठीक है, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, हाथ नहीं छोड़ते एक दूसरे का, एक कंपाउंड जो है एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात करूँ, अगर मेरे पास मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो क्या है, इसका मतलब मैं 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ, 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 1 मोल एटम की बात कर रही थी। जब मैं 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात करती हूँ, पहले मेरे पास एक फैमिली चली आ रही थी, अब वैसी ही मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 फैमिलीज चली आ रही हैं। तो मैं क्या करूँगी, हाइड्रोजन के वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 18U, एक मॉलिक्यूल का मास है 18U। जब मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो मैं U नहीं करूंगी, मैं बोलूंगी यू आर नॉट U, यू आर G। ठीक है, तुम क्या हो, तुम्हें इज्जत दे दी है मैंने। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 18G। मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, सिर्फ यूनिट बदला है, U की जगह आपको उसको इज्जत दे देनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आ गए यहाँ पे, 10⁻23 लोग आ गए हैं। ठीक है, उतनी ज्यादा फैमिलीज आ गई हैं। यहाँ पे क्योंकि हम एटम्स की बात कर रहे थे, हम बोलते थे ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होगा आपके पास,
ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हम ग्राम में निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं। ठीक है, और उसमें हमने क्या है, अगर ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास में इतने एटम्स होते हैं, दैट मींस 1 मोल ऑफ एटम्स होंगे, और मॉलिक्यूल में क्या होंगे, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। यू की जगह आपको सिर्फ जी लगा देना है, न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहेगी। नाउ मैम मोलर मास क्या होता है बेटा, मोलर मास हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही बोलते हैं। दिस इज मोलर मास ओनली। मोलर मास का मतलब 1 मोल ऑफ दैट थिंग का मास, उस चीज का, उस मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 मोल। उस 1 मोल का मास कितना होगा, एक, अगर मैं बोल रही हूँ 1 मोल बंदे आ रहे हैं, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 लोग आ रहे हैं, तब भी मैं उनको रिस्पेक्ट दे दूंगी। अगर मैं बोलूंगी 6.022 इंटू 10⁻23 आ रहे हैं, तब क्या है, तब भी उतना ही है। इट्स जस्ट द वे ऑफ सेइंग। ठीक है, आप 6.022 इंटू 10⁻23, मेरा भी मुंह फंबल होने शुरू हो गया था। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 दोबारा बोलने के बजाय इन्होंने उसको एक टर्म दे दिया 1 मोल। जैसे हमने एटॉमिक मास यूनिट को टर्म दिया था किसी 1/12 इंटू कार्बन 12 आइसोटोप का मास की जगह हमने सिंपल क्या बोला, 1 एटॉमिक मास यूनिट। वैसे ही 6.022 इंटू 10⁻23 की जगह आप क्या बोलते हो, उसकी सेना आ रही है। ठीक है, बस हमने ये सेना का नाम क्या दिया है, मोल। सो 1, इसको अगर मैं कंक्लूड करूं, अगर इस पार्ट को मैं कंक्लूड करूं बेटा, तो आपके पास क्या है, अब तक हमने क्या पढ़ा, सारी चीजों को जो इंटरलिंक्ड है। फ्रैक्शन जो आपके पास फॉर्मूला यूनिट मास है वो तो आयनिक कंपाउंड में होता है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसको हम अलग देखते हैं। रिलेटिव की बात करूं तो उसको सिर्फ डिवाइड करना है, वो भी अलग चीज है, कंफ्यूजन उसमें भी नहीं होती। एवरेज की बात करूं, आइसोटॉप्स की बात करें, वो भी अलग चीज है। कंफ्यूजन किस में होती है, कंफ्यूजन इसमें होती है, जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं, 16U है एंड 16G है, और है मेरे पास 16 अकेला। ठीक है, तो बेटा इस चीज को समझना है। अगर 16U की बात कर रही हूं मैं, 1 एटम की बात कर रही हूं। ठीक है, और U का क्या मतलब है, मैं एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रही हूँ। ठीक है, 1 एटम की बात कर रही हूँ, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 AMU किसके इक्वल होता है, दैट इज 1/12 इंटू कार्बन 12 आइसोटोप का मास। ठीक है, उसका मास, राइट। ओके, 16U का मतलब है 1 एटम, 16G का क्या मतलब है, यहां पे मैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, अगर हम एटम्स की बात कर रहे होंगे, या मॉलिक्यूल्स, अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें। एटम्स क्या है, अगर उसमें सारे के सारे ऑक्सीजन एटम्स हैं। मॉलिक्यूल अगर मैं O2 मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, राइट। ओके, तीसरा बेटा, अगर यहाँ पे कोई भी नो यूनिट है, यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, रिलेटिव। अच्छा, इसमें ये तो चीज हमने लिखी नहीं, यहाँ हम 1 मोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रही हूं। क्लियर हुआ। 16U मीन्स 1 एटम, 16G मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स, या मैं बात कर रही हूं 1 मोल की। ठीक है, ये सेम ही चीज है, हमने सिर्फ क्योंकि जनता ज्यादा हो गई है, पहले 1 बंदा था तो U की जगह G लगा दिया, न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहती है। और यहां पे अगर सिर्फ 16 है, दैट मीन्स रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, राइट। ओके, ठीक है, तो बेटा फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एक और कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो मैं आपको और बढ़िया तरीके से एक और चीज समझाती हूँ। अरे यार, ये तो ब्लैंक शीट नहीं आ रही, ब्लैंक शीट कहाँ से लेके आए। सो लेट अस कॉपी दिस हियर एंड इसको हम यहाँ पे भेज देते हैं, और इनको हम बोलते हैं प्लीज़ आप हमें समझने दीजिए थोड़ा सा और डिटेल में।
बोलते समझो। चलो अभी हम समझते हैं इसको और ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह गई होगी वो भी चली जाएगी इससे। ओके, सो नाउ बेटा आपके पास क्या आता है, अभी क्या हम कर रहे हैं, मोलर मास की बात करी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना एटम्स और मॉलिक्यूल्स में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रह जाती है, तो मैं इसकी बात करती हूँ। अगर आपसे कोई बोल रहा है 1 ऑक्सीजन एटम का मास, आपसे बोल रहा है 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास, आपसे कोई बोल रहा है 1 ऑक्सीजन एटम 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 1 ओजोन मॉलिक्यूल मास, और आपसे कोई बोल रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मास और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मास, ठीक है। इससे आपकी जो बची कुची कंफ्यूजन है ना सारी दूर हो जाएगी, ठीक है। इससे आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन जो हैं वो दूर हो जाएंगी। तो बेटा जब हम बात कर रहे हैं एक ऑक्सीजन एटम की, एक ही ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम का जब हम मास की बात करते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, यू में निकालते हैं, ठीक है। यू में निकालते हैं, दैट इज 1 ऑक्सीजन एटम का क्या होता है, दैट इज 16U, राइट। ओके, 16U होता है एक ऑक्सीजन एटम का। अभी अगर मैं बात कर रही हूं एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास, इसका मतलब यहां पे मैं O2 की बात कर रही हूं, यहां पे मैं 16 + 16 करूंगी। तो बच्चे क्या करते हैं कि अरे यार यहाँ पे तो मॉलिक्यूल, बच्चे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 16 ग्राम लिखना चाहिए या 16U लिखना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे हमें 16 नहीं, यहाँ पे हमें 32, क्योंकि 16 + 16 क्या आ जाएगा 32। इनको इतना तो समझ आ जाएगा कि यहाँ पे 32 लिखना है, लेकिन यूनिट नहीं समझ में आएगा कि मैम ने बोला था 1 एटम की बात कर रहे थे वो तो, कि 1 एटम होगा तब यू लगाना है, बट यहाँ पे तो 2 एटम हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं लगाना होगा, नहीं बेटा यहाँ पे भी हमने यू ही लगाना है। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है। ये क्या है हमारे पास, एटॉमिक मास है। ये क्या है आपके पास, एटॉमिक मास है। ये एक एटम का मास है, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है। जब एक एटम का मास निकाल रहे हो या एक मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हो तब आप यू ही लिखोगे, तब आप जी तक नहीं जाओगे, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल बंदा है, यहाँ पे ये फैमिली आ गई है। तो जब सिंगल इंसान है तो आप यू की बात करोगे, फैमिली आ गई है तब भी यू की। जब एक सिंगल इंसान या एक सिंगल फैमिली की बात करते हो तो हम यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एटम की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, तो दोनों पे आपके पास यू आएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है 1 ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है। एक ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल क्या है बेटा आपके पास O3। इसका मतलब ऑक्सीजन 3 टाइम्स यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। ऑक्सीजन 3 टाइम यहाँ पे प्लस होगा। 3 टाइम प्लस होने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यू 48। यहाँ पे चाहे 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, चाहे यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, बट वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो इसका क्या आएगा 48U। क्या आ जाएगा 48U इज द मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो मॉलिक्यूलर मास। ये भी क्या है आपके पास, मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। हम एक मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास आपको निकालना है। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास मतलब आपको 6.022 इंटू 10⁻23 का मास निकालना है। तो देखो एक एटम का कितना है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी शुरू कर देनी कि 6.022 इंटू 10⁻23 को फिर मल्टीप्लाई करोगे एक ऑक्सीजन एटम के साथ, फिर आप आंसर निकालोगे। 1 मोल का जब आपको जवाब देना है, जब एक सिंगल ऑक्सीजन एटम आ रहा था तो आप बोल रहे थे 16U। जब पूरे के पूरे 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23
एटम्स चल के आ रहे हैं आपके पास, तो आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे 16 के साथ जी लगा देना है, सिर्फ उसको थोड़ी सी इज्जत दे दो और काम आपका बन जाएगा। वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ आपको जी लगाना है वहाँ पे। किसी भी चीज़ को इज्जत दे दो ना तो वो आपको कुछ नहीं बोलते, तो आप यहाँ पे जी लगा दो, रिस्पेक्ट देने में क्या जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अगर आपके पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चला आ रहा होता तो उसका मास क्या था, 32U, उसका मास था 32U। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास है 32U। एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल अगर चले आ रहे हैं, 1 मोल 6.022 इतने ज्यादा चले आ रहे हैं, सिर्फ 32 की जगह U की जगह यहाँ पे G लगा दो, आपका काम बन जाएगा। अभी आपको आंसर में मुझे एक तो मॉलिक्यूलर मास उन चीजों के निकाल के बताने हैं, दूसरा आपके पास क्या क्वेश्चन है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, इसका क्या मास होगा, ठीक है। तो ये आपको मुझे बताना है, या मोलर मास ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, ये आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है, ठीक है। तो लेट मी सी आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया। जो चीज़ में कंफ्यूजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखना ताकि मैं अगली वीडियोस में आपको ये चीज़ क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, और इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है। थैंक यू सो मच।